हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो पेपर हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का सेक्शन है। हिंदी में ये गद्यांश दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विरह शब्द का विलोम क्या है? तो इस गद्यांश में विरह शब्द का जो विलोम है वो है मिलन। दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? तो दरिद्र का धन हो जाएगा कवित्व। तीसरा प्रश्न है, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी ए का 4 होगा। स्वर्ग की जो है उसमें सुंदरता दर्शाने वाला शब्द इसमें दिया गया है अप्सराएँ। उसी तरह वसंत ऋतु का जो सुंदरता दर्शाने वाला शब्द दिया है वो मलयानिल दिया है। और सी का 1 है, वसंत ऋतु का मलयानिल हो गया। बी का 3 हो गया, प्रातः काल का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3, यानी कि दिगमंडल हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, संध्या का जो है वो दिया गया है आपका। डी का 2 हो जाएगा, सॉरी, डी का 2 अरुणिम आकाश, संध्या काल का अरुणिम आकाश। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? तो समस्त वस्तुओं का मूल है कवित्व। किस संसार में कवित्व सबसे ऊँचा है? तो सौंदर्य के संसार में कवित्व सबसे ऊँचा है गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो मैं बैठा था, इस वाक्य में क्रिया जो है वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अगला है, मदान्त इस समस्त पद का विग्रह होगा। तो इस जो समस्त पद है इसका विग्रह होगा मद। वैसे तो मद में अंधा होना चाहिए था, मगर इसमें मद से अंधा दिया है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट यही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो चेन्नई हो जाएगा। आप लगनते, आग लगनते, झोपड़ा, सो निकले सो लाभ, यानी कि नुकसान होते-होते जो कुछ बचा वह भी बहुत है। इसी तरीके एक और मुहावरा होता है कि भागते भूत की लंगोटी सही। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा कि नुकसान होते-होते जो कुछ भी बचा वही बहुत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा है मित्रता। मित्र से मित्रता बनी है। भाववाचक संज्ञा। ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाला सही शब्द है, तो ज्ञापन मतलब का सही शब्द हो जाएगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम देना या ज्ञापन देना। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना या तोते उड़ना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। निम्नलिखित में केश शब्द का पर्यायवाची है, तो केश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कुंतल। अगला प्रश्न था, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो तो उसको बोलते हैं अन्यमनस्क। अन्यमनस्क यानी कि जो ध्यान या मस्तिष्क है वो अन्य कहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा वो हो जाएगा जो। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उद्धन चारण। उद्धन चारण, ये हलंत वाला, उद्धन चारण। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं, बाल्टी और सब्जी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला प्रश्न था, कमेंट शब्द का हिंदी शब्द होगा। तो कमेंट शब्द का हिंदी शब्द हो जाएगा टीका टिप्पणी। कमेंट करना या टीका टिप्पणी करना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प है। तो सही विराम चिन्ह वाला विकल्प इनमें से हो जाएगा, छी कितनी गंदी आदत है। इसमें जो छी के आगे जो यह एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगा है ये एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था, निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम होगा। तो आरोहण का विलोम हो जाएगा अवरोहण। आरोहण का अवरोहण। आरोहण माने ऊपर चढ़ना, अवरोहण माने नीचे उतरना। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक है, यानी कि किसी क्वांटिटी की मात्रा को दर्शा रहा है तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक। सूची पत्र, तो सूची पत्र को क्या कहते हैं? इसको कैटलॉग कहते हैं। सूची पत्र को कैटलॉग कहते हैं। बैठक शब्द में कौन-सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में का प्रत्यय है। मूल शब्द बैठ है, उसमें का प्रत्यय जोड़ने से बैठक बना है। अगला प्रश्न है, आदान शब्द में सही उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है इसमें हो जाएगा दान में आ जो शब्द है वो उपसर्ग लगा है तो बना है आदान। तो इसमें सही उपसर्ग हो जाएगा आ। अगला प्रश्न था, निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो बहुवचन में हमेशा जो दर्शन शब्द है वो दर्शन हो गया, आँसू हो गया, ये हमेशा ही जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं, दर्शन तथा आँसू। नेक्स्ट पोर्शन आता है इंग्लिश का पोर्शन, रीड द अनसीन पैसेज बिलो। तो ये पूरा पैसेज दिया है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्पल यूज्ड इन द पैसेज। तो इस पैसेज में एम्पल का अपोजिट वर्ड दिया गया है इनसफिशिएंट। एम्पल माने होता है कि प्रचुर मात्रा में, और इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि कमी है या कमी रह गया। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज़ हार्म। तो हार्म यानी कि क्षति पहुँचाने का जो सेम वर्ड हो जाएगा इसमें हो जाएगा डैमेज। डैमेज का भी अर्थ होता है कि क्षति पहुँचाना। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन टी एड्स वेट लॉस। ये हो जाएगा आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इस पैसेज की के हिसाब से।
अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। व्हिच डज़ नॉट मेंशन द बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी एज़ गिवन इन द पैसेज, तो हो जाएगा इट इज़ फर्मेंटेड, ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड, जो कैटेकिन्स होता है उसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट हो जाती है जो आपकी ग्रीन टी है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन द प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड कॉल्ड कैटेकिन्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इम्प्लोर, तो इम्प्लोर का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है कि याचना करना या बैग करना या किसी से वो है गिड़गिड़ाना, तो इम्प्लोर का जिसमें हो जाएगा करेक्ट मीनिंग टू बैग फॉर समथिंग, यानी कि याचना करना। अगला प्रश्न है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव इसमें किस सेंटेंस में है, तो द हायर यू गो द कूलर इट बिकम, यानी कि आप जितना जितना ही ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही, आप जितना ऊपर जाएंगे वैसे ही जो है वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। अगला प्रश्न चूज द सेंटेंस विच हैज करेक्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का करेक्ट यूजेस किस सेंटेंस में है, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज वन द रेस, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया हो, तो हमें दिया है डोंट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट माई परमिशन द लेडी सेड टू द मेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द लेडी ऑर्डर द मेड नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस बिलो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो चली गई थी, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, वाटर इज सप्लाइड थ्रू, तो पानी पाइप थ्रू पाइप्स टू रेजिडेंट एरिया, यानी कि जो पानी है उस वो सप्लाई किया जाता है पाइप के द्वारा, तो इसमें थ्रू ऑप्शन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में अपीयर होने के जो है उसमें ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले रियल होगा, फिर रियर आएगा, फिर रोल आएगा, फिर रूट आएगा, ई आएगा, इसमें भी ई है, फिर इसमें ई और एल है, अगर इसमें ई और आर है इसलिए ये बाद में आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, फिर ई उसके बाद इधर ओ आएगा, फिर यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा द न्यूज़ ऑफ आवर टीम्स विक्ट्री इज़ ट्रू, तो इसमें हो जाएगा इज़, जो न्यूज़ है वो इसमें हो जाएगा इज़, यानी कि हमारी टीम की जो विक्ट्री की जो सूचना है या न्यूज़ है, जो खबर है वो सही है। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन निकालना है इसमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट में, जो तीसरा इसमें ऑप्शन है द टीम हैज़ बीन ट्रेन्ड बाय द कोच फॉर द फाइनल मैच, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, डैश अमेरिकन्स वर डैश टू लैंड ऑन द वर्ल्ड, तो इसमें तीनों ही जो फिल इन द ब्लैंक्स में द आएगा, द अमेरिकन्स वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून, तो सबके आगे द लग जाएगा, ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेस ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें हो जाएगा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट, ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द स्पेलिंग विच इज करेक्ट, तो इसमें जो स्प्लेंडर की स्पेलिंग है वो सही है। अगला है इनकरेक्ट यूजेस का जो आर्टिकल है वो उसमें जो इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो निकालना है, तो इसमें हो जाएगा आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसमें आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एक नाम है उसके आगे द आना चाहिए, तो आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया होना चाहिए था, मगर ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ये हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। नेक्स्ट इज करेक्ट मीनिंग दिखाना है बताना है ग्राफिटी का, तो ग्राफिटी जो होती है दीवारों पे जो पेंटिंग करी जाती है उसको ग्राफिटी कहते हैं, ड्राइंग्स ऑन और राइटिंग ऑन द वॉल इन अ पब्लिक प्लेस उसको ग्राफिटी कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, तो इनमें से नाउन कौन सा है, तो फ्रेड जो है वो नाउन है। अगला है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड अपीयर इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में अपीयर होने की सीक्वेंस में हमें बताना है, तो सबसे पहले पीस हो जाएगा, पीईए सी इसमें पहले आ जाएगा इसलिए ये हो जाएगा, फिर इसमें पील हो जाएगा पीईएएल, फिर पीईईई यानी कि पील हो जाएगा, फिर आ जाएगा पेंडेंट, पेंडेंट सबसे लास्ट में आएगा, तो पीस पील पील और फिर पेंडेंट। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का है आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू द जॉब बिकॉज द पे वॉज लेस, तो कुड हो जाएगा, डू हो जाएगा और वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट, तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें हो जाएगा
हाउ लॉन्ग वर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम? ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आना चाहिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम? चूज़ द स्पेलिंग व्हिच इज़ इनकरेक्ट। इसमें कमिटमेंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एम होना चाहिए, COMMITMENT होना चाहिए था। यहाँ पे डबल एम आना चाहिए था। अगला है, भारत के मून रोवर चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, तो कब करी थी? 23 अगस्त 2023 को करी थी। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहते हैं? तो रामपुर को चाकुओं का शहर कहते हैं, रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है रामपुर। अगला प्रश्न था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ कहाँ से मिलती हैं? तो किससे मिलती हैं? नेपाल से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएँ हैं वो किससे मिलती हैं? नेपाल से। अगला प्रश्न था, कौन-सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? तो ये जो यूरेनस है, ये जो है वो अपोज़िट डायरेक्शन में घूमता है बाकी ग्रहों की तुलना में। अगला प्रश्न था, क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है, तो उसको जो है हैबिटेट कहते हैं और हिंदी में होता है उसका प्राकृतिक आवास। अगला प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग से संबंधित है, तो कलमकारी पेंटिंग संबंधित है आपके आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की जो वो है आपकी फ़ोक जो आर्ट है, वो है कलमकारी। अगला प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना, तो भारत के राष्ट्रीय गीत पूछा है, गान नहीं पूछा है। राष्ट्रीय गीत की रचना जो कि वंदे वंदे मातरम है, उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया भी गया था। तो यहाँ पे अगर राष्ट्रगान होता तो रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाते, जनगण मन, मगर इन्होंने राष्ट्रीय गीत पूछा है, यानी कि ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और पहली बार इसको गाया कब किया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि स्वर कोकिला किसको कहते हैं? तो स्वर कोकिला कहते थे सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न था, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। फिर वीरेंद्र सहवाग ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था और वीरेंद्र सहवाग ने शायद 3 या 2 दोहरे शतक मारे थे। तो सबसे पहले किसने मारा था? सचिन तेंदुलकर ने। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए। इसमें पदक तालिका में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हमेशा ही कोई भी गेम हो उनमें शीर्ष पर रहता है आपका हरियाणा। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार जो है वो कहाँ पे है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में है और चार मीनार को किस लिए बनाया गया था? तो जब जो प्लेग था वो समाप्त हुआ था वहाँ पे कई सालों तक प्लेग फैला हुआ था। उसकी समाप्ति को दर्शाने के लिए ये जो है चार मीनार बनाई गई थी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। आप देखे भी होंगे जब कोई सरकारी जो पुरस्कार देते हैं जैसे भारत रत्न वगैरह, तो उसके साथ एक कमल का फूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता? तो फीफा विश्व कप 2022 जीता था अर्जेंटीना ने, लियोनार्ड मेस्सी का ये पहला जो था वो आपका विश्व कप जो विनिंग थी लियोनार्ड मेस्सी की। अगला प्रश्न था, पीवी संधू किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला है, आगरा किस नदी के तट पर है? तो आगरा, मथुरा और दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ करी गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी ये 2015 में शुरू की गई थी। भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति कौन से वर्ष में की गई थी? तो जो 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो पेपरलेस बजट था, सबसे पहली बार। चीन की राजधानी का नाम बताइए, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? तो कौन से शहर में? वाराणसी में देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। अगला प्रश्न था, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग या जिसको सिंपली पाउंड भी कहते हैं। अब मैथ के जो प्रश्न है वो आ जाते हैं। इसमें दिया है 0.57 जो ऊपर 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मान होगा तो इसका मान हो जाएगा 52/90। इसको कैसे करते थे? तो जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है उसको पहली वाली डिजिट से माइनस कर देते हैं, यानी कि 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और फिर जो पहली वाली डिजिट है उसको एज़ इट इज़ लिख देंगे यानी कि 52 हो गया और डिवाइड में क्या करते हैं 9 लिखते हैं और जितनी डिजिट के ऊपर बार लगाओ उतनी 0 लगा देते हैं तो 52/90 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था,
एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, जिससे बेलन का वक्रीय जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है 2:5। बेलन के तल की त्रिज्या बतानी थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा 22। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200 रुपए का भुगतान करना था। उनके द्वारा ली गई राशि ज्ञात करें। तो इसके जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,70,000। अगला प्रश्न था 8A2 एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें A एक लुप्त अंक है, यानी कि A की जगह कौन-सी डिजिट आएगी जो कि 6 से फिर पूरा की पूरी ये जो डिजिट है 3 अंकों की वो डिवाइड हो जाए। तो इसको रिप्लेस करके भी देख लोगे तो 822 अगर होता तो पूरा का पूरा 6 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे A की जगह कौन-सा जो है डिजिट आएगा वो 2 आएगा। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम के 6 गुना के बराबर है। तो यह परिमेय संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका 85/3। अगला प्रश्न था, मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यह 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था, यानी कि इंटरेस्ट जो था वो बराबर हो जाएगा आपके प्रिंसिपल के। तो आई और पी को बराबर जब रखोगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी 10%। यदि 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 288 है, तो x प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x में से 3 को माइनस कर रहे हैं, x कोई वैल्यू होगी, उससे 3 को माइनस कर रहे हैं, फिर उसका जब स्क्वायर का डबल कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 288। यानी कि अगर हम इस 2 को यहाँ 288 के डिवाइड में कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 144। यानी कि कोई x से जब 3 हम माइनस कर रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 144 आ रहा है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि x माइनस 3 करने पे 12 का स्क्वायर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 15, तभी तो 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आएगा, फिर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो हमसे पूछा है x प्लस 1, तो अगर x की वैल्यू 15 होगी तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है 1/6.198 की वैल्यू ये दी गई है 1.6134, तो 1/0.006198 पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिनोमिनेटर में डबल 0 बढ़ा रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10 की पावर आपकी हो जाएगी 1, 2, 3, यानी कि 3 ज़ीरो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ज़ीरो कम कर रहे हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -3 करोगे, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके पलट जाएगा, 10 टू द पावर +3 में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी इसमें ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 10 टू द पावर +3 ऐड कर दो, तो 161.34 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है 33 नहीं होगा, क्योंकि जो 120 है वो सबसे डिवाइड हो जाएगा, 24 से होगा क्योंकि इनका एलसीएम है, तो 24 का से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा, मगर 33 से डिवाइड नहीं होगा 120, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 33 है। अगला प्रश्न है 3 क्रमिक विषम अंकों का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाजनीय होता है? तो अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मान लो कोई 3 ऑड नंबर हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि 3, 5 और 7, तो 7 3 10 हो गया, 10 5 15, 3 से डिवाइड है। इसी तरीके से आप ले लीजिए 5 7 9, तो 9 7 16, 16 5 21, 21 भी 3 से डिवाइड है। तो हमेशा ये 3 से डिवाइड होगी, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम होगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस 5 पूछ रहा है। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी है और ये वैल्यू है a माइनस बी। तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 3x। हमसे पूछा है a माइनस 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5, उससे हमें 5 माइनस कर देना, तो वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगला प्रश्न था ये वैल्यू दी गई है, इस पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा 1/4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ a की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब मल्टीप्लाइड बाय c की पावर 21 अब डिवाइडेड बाय c की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 12। तो हम जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका हमें ऑप्शन मिलेगा b c की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था 6 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर m प्लस 2 की पावर n इक्वल्स टू 332 था। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें आएगा ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 332 और इसमें आएगा प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 333। अगला प्रश्न था किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
से विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का वर्ग प्राप्त होता है, यानी कि 2 का जो है आपका क्यूब प्राप्त हो रहा है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 2। अगला है, यदि ए अपने पूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है और बी अपने संपूर्ण कोण से 30 डिग्री कम है, तो ए प्लस बी का मान निकालें। तो ए प्लस बी की वैल्यू इसमें हो जाएगी 134। अगला प्रश्न है, हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन सके? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर, जब हम 1008 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7056, और जो 7056 है वो 84 का स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 2y इक्वल्स टू 63 है, तो x प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 13 अपॉन 8 है, तो हमें 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4.5 पाई सेंटीमीटर है एवं वृत्त के चाप द्वारा परिबद्ध त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 40/3। अगला प्रश्न है, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 फिर डॉट 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 मल्टीप्लाई पर 79 के गुणन में इकाई अंक क्या है? तो इसमें जो इकाई अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि जब 9 और इससे पहले 78 होगा तो 9 8 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो जब 5 और 4 इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर इनमें से किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता रहेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 0। यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्नलिखित में से कौन सम है? तो इसमें ए और बी जब ऑड नंबर है तो 2 ऑड नंबर का जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक जो है इवन नंबर मिलता है। तो यानी कि ए प्लस बी जो है वो हमें इवन नंबर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 और 5 हैं, तो दोनों ही आपके ऑड नंबर हैं, विषम अंक हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, यानी कि 3 + 5 8 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो ए प्लस बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई को ज्ञात करें जिसे 10 गुणित 4 गुणित 3 सेंटीमीटर के आकार के आयताकार बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो वो उसका जो है जो बॉडी डायगोनल होगा वो उसके बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5√5। अगला प्रश्न है, ट्रायंगल पीक्यूआर में ट्रायंगल P:2Q:R का रेशियो दिया है 2:3:4 में। एक रेखा आरएस पीक्यू के समानांतर खींची जाती है, तो एंगल पीआरएस हमसे पूछा है, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। अगला प्रश्न है, 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस दिया गया है, जिसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कि डायगोनल 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतिम प्रश्न था, 2 संख्याओं का गुणनफल 1260 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें क्या करते थे, इसमें सीधा-सीधा 1260 को 6 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिलेगा 210, तो इसका आंसर हो जाएगा 210।